गुड मॉर्निंग फैमिली। मेरा नाम विजय है और आपका स्वागत है हमारे चैनल में वी आर स्टडी विद टारगेट। आज का टॉपिक है भारतीय इतिहास। ये पार्ट 4 है। पार्ट 3 तक मैं ऑलरेडी अपने चैनल में डाल चुका हूँ, आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल से चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जो जैन साहित्य है, इनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन चेक करते हैं। आगम, धर्मसूत्र, शतपथ या गोपथ। तो राइट आंसर क्या रहेगा? जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं हम जैन साहित्य को? राइट आंसर है आगम। तो जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही मिलान करें। राइट, तो उसमें क्या रहेगा? एक तरफ वेद है और एक तरफ है ब्राह्मण ग्रंथ। तो पहले है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यहाँ है कौशिताकी, शतपथ, पंचविश और गोपथ। तो इसको हमें मिलान करना है और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। राइट, यहाँ से अगर या तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा या इससे 4 क्वेश्चन बनेंगे आपके लिए। तो एक ही क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या रहना चाहिए। राइट आंसर है इसका ABCD। तो सीक्वेंस है ये। तो ऋग्वेद, ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो क्या है? कौशितकी है। कौशितकी क्या है? ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? शतपथ। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? शतपथ। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? पंचविश। सामवेद का पंचविश। और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? गोपथ। क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बन सकते हैं कि बताइए जो गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है ये किस वेद से संबंध रखता है? तो गोपथ किससे संबंध रखता है? अथर्ववेद से रखता है। पंचविश किससे रखता है? सामवेद से। शतपथ यजुर्वेद से और कौशितकी किससे? ऋग्वेद से। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से ज्ञात होता है? तो कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिससे जैन धर्म का जो स्टार्टिंग का टाइम था वो हमें ज्ञात होता है, उसका पता लगता है? तो ऑप्शन चेक करते हैं। कथावस्तु, कल्पसूत्र, शतपथ या धर्मसूत्र। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका? राइट आंसर रहेगा कल्पसूत्र। जो कल्पसूत्र जो ग्रंथ है इससे हमें जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास का, शुरू शुरू का जो इतिहास है उनका पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन सी है? जो संस्कृत भाषा व्याकरण की जो पहली पुस्तक है वो कौन सी है? अष्टाध्यायी, शतपथ, गोपद या कल्पसूत्र? तो ऑलरेडी पहले कवर को चेक कर चुके हैं। तो शतपथ, गोपद और कल्पसूत्र तो नहीं होना चाहिए ऑप्शन। राइट आंसर क्या होना चाहिए? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो है वो संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रथम संस्कृत व्याकरण पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अब पहली पुस्तक तो मालूम पड़ गई हमें कि संस्कृत व्याकरण की जो पहली पुस्तक है वो है अष्टाध्यायी। राइट, इसके लेखक कौन है? किसने लिखे थे? विष्णुगुप्त, कौटिल्य, पाणिनि या उपगुप्त? राइट आंसर क्या रहेगा इसका? पाणिनि। पाणिनि जो है उन्होंने प्रथम संस्कृत व्याकरण की अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी थी। राइट, अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? पाणिनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सर्वप्रथम संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का प्रयास किसने किया था? क्वेश्चन थोड़ा सा मैं सॉल्व इजी करके बताया तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि सबसे पहली बार जो संस्कृत के साहित्य थे, राइट, संस्कृत साहित्य की जितनी भी ऐतिहासिक घटनाएं हुई है, ठीक है, उसको सही क्रम में वन बाय लिखने का जो प्रयास किया था वो किसने किया था? कौटिल्य, पाणिनि, कलहण या पतंजलि? तो राइट आंसर क्या रहेगा? किसने की थी संस्कृत साहित्य के ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से लिखने का प्रयास? कलहण ने की थी। किसने की थी? कलहण ने की थी। नेक्स्ट करते हैं। जो कलहण है, कलहण द्वारा रचित पुस्तक राजाओं की नदी का क्या नाम है? अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो भारतीय, जैसे ये हमने पढ़ा कि जो भारतीय इतिहास है, यानी कि जो सर्वप्रथम संस्कृत साहित्य है उसकी जितनी भी घटनाएं हुई है, प्राचीन घटनाएं हुई, उसको क्रमबद्ध रूप से किसने लिखा था? कलहण ने लिखा था। राइट, अब हम पढ़ेंगे जो कलहण ने लिखा था, जो पुस्तक लिखी, उस पुस्तक, जो पुस्तक का नाम जो है वो है राजाओं की नदी। इस राजाओं की नदी का एक और नाम है, वो क्या नाम है? राज तरगणी, राज गाथा, चचनामा या कल्प सूत्र? तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका? राइट आंसर रहेगा राज तरंगिणी। राज तरंगिणी
जो है उसका जो दूसरा नाम है वो है राजाओं की नदी। लिखी किसने है? कलहड़ ने लिखी है। किसने? कलहड़ ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुस्तक में प्रथम बार लिपि शब्द का प्रयोग किया गया? लिपि शब्द हम यूज करते हैं, लिपि, ये इस लिपि में, ये उस लिपि में। जो लिपि शब्द है ये सबसे पहली बार किस पुस्तक में यूज किया गया था? ये वर्ड पहली बार किस पुस्तक में यूज किया गया था? अष्टाध्यायी, शतपथ, गौतम या कल्प सूत्र? तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका? राइट आंसर रहेगा अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी वो पुस्तक है जिसमें पहली बार जो लिपि शब्द है वो लिखा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए मैंने बिल्कुल बारीकी से जहां जहां से मुझे लगता है कि क्वेश्चन बन सकते हैं, जहां जहां से मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट, वो सारा मैंने से कवर किया है। आपको क्या करना है, बस आपको जितना भी सीरीज है इसकी 1 2 3 4 जितनी भी आगे चलती रहेगी, आपको वन बाय देखनी है। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज बीच में से मत स्टार्ट करना, राइट, क्योंकि भी बीच में से ना लो लेट उठ जाएगी आपकी। सबसे बेस्ट है कि आप फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करें और इसको लास्ट पार्ट तक देखें, ताकि आपको डिटेल से ना, मतलब एक एक चीज आपको पता रहे, राइट। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमने ये कवर कर लिया कि किस पुस्तक में प्रथम बार लिपि शब्द का प्रयोग किया गया था। अष्टाध्यायी वो पुस्तक है जिसमें प्रथम बार लिपि शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो कौन सा बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता का, जिसमें जहां से वो अपना जहाजों का मतलब आगम मगम करते थे, लेके जाते थे सामान, और लेके आते थे, आयात निर्यात करा करते थे। तो आंसर चेक करते हैं। कालीबंगन, लोथल, बनावल या मीताथल? मैं आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए, क्योंकि आपने इतनी रिवीजन, इतनी ट्राई, मतलब जो सिंधु घाटी पर ने पढ़ा होगा तो उसमें आपने ये क्वेश्चन जरूर देखा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह है वो क्या है? वो है लोथल। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो जुते हुए खेत का मतलब होता है जो खेत होता है ना, जो खेती के लिए जोत देते हैं उसको। तो जुते हुए खेत के जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिले हैं हड़प्पा संस्कृति से संबंधित? कालीबंगन, लोथल, बनावली या मीठाथल? तो राइट आंसर क्या रहेगा? कहाँ से मिले इसके? कालीबंगन से मिले। और कालीबंगन कहाँ पे है? राजस्थान में है। तो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगन से मिले हैं। और कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में है प्रेजेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के किस जगह से विशाल स्नानागार मिला है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से जो संबंधित जो विशाल स्नानागार है वो कहाँ से मिला है? स्नानागार मतलब जो तालाब होता है नहाने के लिए, वो कहाँ कहाँ से मिला है? हड़प्पा, धोलावीरा, राखीगढ़ी या मोहन जोदड़ो? आई थिंक इसका आंसर भी आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर है मोहन जोदड़ो। सब सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे विशाल स्नानागार है, जो सबसे बड़ा स्नानागार है, वो मोहन जोदड़ो से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुपतिनाथ जी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो पशुपतिनाथ जी की मूर्ति है प्राचीन कालीन, वो कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा, धोलावीरा, राखेड़ या मोहन जोदड़ो? तो कहाँ से प्राप्त हुई है पशुपतिनाथ जी की मूर्ति? मोहन जोदड़ो से प्राप्त हुई है। पशुपतिनाथ जी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहन जोदड़ो से प्राप्त हुई है। आप मेरे साथ साथ ना बोलते रहिए, जैसे मैं रिपीट करता तो क्वेश्चन आप रिपीट करते रहिए। आपको ऐसी वीडियो देखते देखते ही कुछ क्वेश्चन आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नृत्य करते हुई महिला की कांसे की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो नृत्य को, इसमें एक क्वेश्चन और छुपा हुआ है। पहला क्वेश्चन ये भी बनता है कि नृत्य की करते हुई महिला की जो मूर्ति है वो किस धातु की बनी है? तो किस धातु की बनी है? कांसे की बनी हुई है, राइट। अब क्वेश्चन में पूछता है कि नृत्य करते हुई महिला की कांसे की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? वो मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा, धोलावीरा, राखीगढ़ी या मोहनजोदड़ो? राइट आंसर क्या रहेगा इसका? राइट आंसर रहेगा मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से स्नानागार भी मिला है, राइट। और मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? नृत्य करते हुए मिला है कि कांसे धातु की मूर्ति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के समय मनके बनाने के कारखाने कहाँ थे? मनके होते कुछ, मतलब श्रृंगार के काम आते हैं। तो वो जो मनके बनाने के जो कारखाने थे, कारखाना मतलब उसमें जो भी था उनका बनाने का, जैसे आज के टाइम में फैक्ट्रीज होती है, राइट। तो वो कहाँ थे? कालीबंगन, लोथल, बनावली या मीताथल? तो मनके कहाँ बनाए जाते थे? कहाँ थे कारखाने मनके बनाने के? लोथल और चुंदड़ो। लोथल और चुंदड़ो जो जगह है वहां पे मनके बनाने के कारखाने होते थे। लोथल कहाँ पड़ता है? कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और ये क्या था? सबसे प्रमुख क्या था? बंदरगाह भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसल कौन सी थी? वो जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, उनकी जो प्रमुख फसलें थी वो क्या थी? क्या उगाया करते थे वो? मक्का, गेहूं, चना या बाजरा? राइट आंसर क्या रहेगा इसका? राइट आंसर रहेगा गेहूं। गेहूं और जौ। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, उनकी जो मुख्य जो प्रमुख जो उनकी फसलें थी वो गेहूं और जौ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित मिट्टी से बने हल के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो जो मिट्टी से बना हल है उसके साक्ष्य कहाँ मिले हैं? कालीबंगन, लोथल, बनावली या मीताथल? तो राइट आंसर क्या रहेगा? कहाँ से मिले? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित मिट्टी के बने हल के साक्ष्य मिले हैं बनावली से। और बनावली जो प्रेजेंट में कहाँ है? ये हिसार में है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित मिट्टी के बने हुए हल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बनावली से मिले हैं। बनावली कहाँ है? हिसार में है। हिसार कहाँ है? हरियाणा में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता में चावल होने के साक्ष्य या चावल के दाने कहाँ से मिले हैं? तो मतलब चावल के दाने कहीं से प्राप्त हुए हैं, राइट? उसके साक्ष्य मिले हैं, वो कहाँ से मिले हैं? तो कहाँ से? कालीबंगन, लोथल, बनावली या मीरथल? राइट आंसर क्या रहेगा इसका? राइट आंसर रहेगा लोथल। लोथल और रंगपुर, दो ऐसी जगह है जहां से हमें चावलों के दाने मिले हैं। तो जिससे हमें ये प्रमाण होता है कि भाई हाँ, सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग चावल उगाया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु घाटी का क्या नाम वर्णित है? जो मेसोपोटामिया के जो अभिलेख है, जो उनकी पुस्तकें हैं, उसके अंदर सिंधु घाटी क्या नाम, वो सिंधु घाटी को क्या नाम से पुकारा करते थे? क्या कह के बुला करते थे? मेलुहा, आर्य, हिंदू या इंडस? तो क्या कहते थे उनको? राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है मेलुहा। तो जो मेसोपोटामिया के लोग थे, वो जो अपने अभिलेखों में लिखा करते थे सिंधु घाटी के लोगों के बारे में, तो वो सिंधु घाटी के लोगों को, यानी कि भारत उस समय भारत तो नहीं कह सकते, मगर उस समय जो इस एरिया के जो लोग थे उनको वो मेलुहा कह के बुलाया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी के लोग किस चीज से परिचित नहीं थे? यानी कि सिंधु घाटी के समय क्या चीज नहीं थी इनमें से? राइट, क्या चीज उनको नहीं पता था इसके बारे में? बैलगाड़ी, तलवार, मिट्टी के बर्तन या तांबा? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस चीज से परिचित नहीं थे? उनको पता ही नहीं था इस चीज के बारे में। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर तलवार। तो देखिए कितनी बड़ी बात है, जो तलवार जो है हथियार, वो सिंधु घाटी के टाइम में था ही नहीं। राइट, तो उस समय पता नहीं उसमें क्या माहौल रहता होगा, मगर एक हथियार ना होना भी अपने आप में एक शांति का प्रतीक रहता है। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं, राइट, ये इसको हम कवर करते हैं ताकि हमें थोड़ा डीप में मालूम पड़े। तो क्या क्या रहता है इसके अंदर? तो सिंधु घाटी सभ्यता में पर्दा प्रथा, पर्दा मतलब ये जैसे पर्दा करके रखते हैं, चेहरे को ढक के रखते हैं स्त्रियां, पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति की भी प्रचलित थी। मतलब ये चीज इसके साक्ष्य मिलते हैं कि हाँ भाई वो पर्दा प्रथा रखते थे और वेश्यावृत्ति भी उसमें प्रचलित थी सिंधु घाटी के समय। नेक्स्ट है, आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। जो मिट्टी के बर्तन होते थे जो बनाते थे, उनको वो आग में पका लेते थे, राइट, उसको क्या कहते थे वो लोग? टेराकोटा कहते थे। नेक्स्ट है, इतिहासकारों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का जो विनाश हुआ था वो बाढ़ के कारण हुआ था। ये इतिहासकारों का, देखिए क्या होता है कि ना, एग्जैक्ट किसी को नहीं पता होता। इतिहासकार एक अनुमान लगाते हैं किसी किसी चीज के बेस को लेके। तो उनके अनुसार ये है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता जो खत्म हो गई थी, समाप्त हो गई थी, वो शायद किसी एक बाढ़ का नतीजा था। किसी बाढ़ के कारण सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हो गई थी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग किया करते थे। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय सूती वस्त्र भी थे और ऊनी वस्त्र भी थे, राइट। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो सिंधु, ये जो पॉइंट्स है ना, ये आपको मेंस में भी काम आएंगे और कई बार इससे क्वेश्चंस भी निकल जाता है, राइट। तो इसको अच्छे से करना, कवर करना इसको। तो क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। मगर मिट्टी के बर्तन तो लाल होते थे, मगर उसमें वो काले रंग का डिजाइन कर देते थे। शवों को जलाने और गाड़ने दोनों की प्रथा प्रचलित। मतलब शवों को क्या करते थे, वो गाड़ते भी थे, राइट, और जलाते भी थे। तो दोनों ही प्रथा प्रचलित थी। वो जलाते भी थे और कुछ शवों को वो गाड़ भी देते थे जमीन में। जिनको वो गाड़ देते थे उनके साक्ष्य आज हमें मिल रहे हैं। नेक्स्ट करते हैं।
सिंधु घाटी के लोग धरती को उर्वरकता की देवी मानते थे। उस समय के जो लोग थे, क्योंकि उस समय क्या था कि कृषि प्रधान था, राइट? तो क्योंकि बहुत बड़ी कंपनियाँ तो थी नहीं वहाँ पे उस समय, तो उस समय तो क्या होता था कि लोग कृषि करते थे, अपना पेट भरते थे, राइट? फिर धीरे-धीरे उन्होंने जो दूसरे व्यवसाय है, उनको भी करना शुरू किया। तो वो धरती को ना उर्वरकता की देवी मानते थे, मतलब पूजते थे। उस समय ये माहौल था कि वो धरती की बहुत अच्छे से पूजा करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि जो उनका पेट भर रहा है ना, वही उनके लिए भगवान है, राइट? आज का टाइम बहुत चेंज हो चुका है, मगर उस समय के टाइम पे तो ऐसा ही होता था कि जो लोग हैं, वो धरती को उर्वरकता की देवी मानते थे। नेक्स्ट है, लोग वृक्ष पूजा और शिव की पूजा किया करते थे। तो उस समय भी वृक्षों की पूजा की जाती थी और शिव भगवान की पूजा भी की जाती थी। इसके भी साक्ष्य मिले हैं इतिहासकारों के अनुसार। इतिहासकार पिगट हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहते थे। एक इतिहासकार हुए हैं, पिगट नाम है उनका। वो क्या कहते थे कि जो हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो है ना, ये एक ही साम्राज्य की दो राजधानियां हैं, जुड़वा राजधानियां हैं। ये वो कहा करते थे। कौन कहते थे? इतिहासकार पिगट कहा करते थे। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता मात्र देवी की उपासना किया करती थी। तो यही है, जैसे वो पहला वाला ऊपर वाला पॉइंट है कि वो धरती को उर्वरकता की देवी कहा करते थे। तो ये भी उस पॉइंट है कि वो धरती माता जो माता है, उनको जो मातृ देवी है उनकी उपासना करते थे, यानी धरती की वो पूजा किया करते थे। नेक्स्ट है, विशेषता विशेषता पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। जो कुबड़ वाला सांड होता है, जिसे कुबड़ निकला होता है, राइट, ये उस सांड को माना करते थे। विशेषता वो पूजनीय हुआ करता था उस समय उन लोगों के लिए, सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए। यह सभ्यता मिट्टी की मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा किया करती थी। मतलब ये पूजा का जो उनका विधि था इनकी, वो यही थी कि ये खुद ही मिट्टी की मूर्तियां बनाया करते थे, उनकी पूजा किया करते थे, राइट? नेक्स्ट करते हैं। यहाँ से कुछ ना, यहाँ से थोड़ा टाइम चेंज हो गया, यहाँ से वैदिक सभ्यता आ गई है। और जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता दो भागों में बटी हुई है, राइट? एक तो ऋग वैदिक काल है, जो 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व में रहता है। और जो उत्तर वैदिक काल है, ये 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व में रहता है। देखिए ये ना, ये आप थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये ऐसा क्यों होता है। आपने देखा कि 1500 से 1000 में जा रहा है, 1000 से 600 में जा रहा है, तो कम क्यों हो रहा है ये ईसा पूर्व है। ईसा पूर्व मतलब जो जो क्योंकि हम लोग क्या, जो कैलेंडर यूज करते हैं वो ईसाई धर्म के हिसाब से करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जो ईसा, जो जो उनके भगवान हुए हैं, ईसा ईसा मसीह जी, उनके हिसाब से उन्होंने टाइम को बांटा है। तो उन्होंने क्या किया, जो ईसा मसीह के पैदा होने से पहले और ईसा मसीह के पैदा होने के बाद, ठीक है? तो जो ये सभ्यता है, वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता के दोनों भाग, ऋग्वैदिक काल भी और उत्तर वैदिक ऋग्वैदिक काल भी, ये दोनों दोनों जो वैदिक काल हुए हैं, ये ईसा पूर्व हुए हैं, ना कि ईसा मसीह के जन्म से पहले हुए हैं। और जो पहले वाला जो टाइम है ना, वो रिवर्स में चलता है। यानी कि 1500 से वो 1000 में जाएगा, 1000 से वो 600 में जाएगा, 600 से फिर वो और कम होते कम कम होते, फिर वो एक में आएगा। फिर जब वो एक तारीख को आएगा, तो मतलब क्या होगा, उसमें ईसा मसीह जी का जन्म होगा। फिर ईसा मसीह के जन्म के बाद क्या होगा, ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात आएगी, राइट? यानी कि इससे पहले की जो जितनी भी घटनाएं हुई हैं, वो ईसा पूर्व कहलाएगी। और इसके बाद जितनी भी घटनाएं हुई, ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटनाएं होगी। तो इस हिसाब से उन्होंने इस कैलेंडर को बांटा है। आगे पढ़ते हैं। इसमें इसमें भी कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, वो पढ़ लेते हैं हम लोग। इतिहासकार आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया मानते हैं। इतिहासकारों के अनुसार जो आर्य है ना, उनका जो मेन जो जगह थी उनकी, वो थे मध्य एशिया। वो कहते हैं कि वो जो आर्य थे, वो आए थे बाहर के देश से, मध्य एशिया से हमारे देश में आए थे। ये उनका मत है, राइट? कि अगर आपको क्वेश्चन भी आता है, तो क्वेश्चन भी आपको मेंस में ऐसे लिखना पड़ेगा कि इतिहासकारों के अनुसार, हमेशा ऐसे लिखना है, इतिहासकारों के अनुसार आर्यों का जो मूल मूल स्थान है, वो मध्य एशिया है, राइट? आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में आके बसे थे। तो वहां से जब वो आए थे, तो क्योंकि वहां से स्टार्टिंग होती है, तो वहां से वो उनको पहला पंजाब एरिया दिखाई दिया और अफगानिस्तान दिखाई दिया। तो ये वहां आके बसे। आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता ही वैदिक सभ्यता कहलाती है। जो वैदिक सभ्यता, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं हम लोग, ये वैदिक सभ्यता ही आर्य द्वारा बनाई गई है। उन्होंने ही वैदिक सभ्यता को जन्म दिया था। और वैदिक सभ्यता के ग्रामीण सभ्यता, मतलब वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, उसमें गांव हुआ करते थे, धीरे छोटे छोटे गांव हुआ करते थे बहुत सारे। और जो आर्य थे, उनकी जो मूल भाषा क्या थी, संस्कृत थी उनकी मूल भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं।
सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल हड़प्पा ये किस नदी के किनारे बसा था? तो कौन सी नदी थी? रावी, सिंधु, सतलज या घग्गर? राइट आंसर क्या रहेगा? किस नदी के किनारे बसा था हड़प्पा संस्कृति? कहाँ पे? रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख स्थल हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा था? रावी नदी के किनारे बसा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा था? राइट, हड़प्पा किया, हड़प्पा किसके साथ बसा था? रावी नदी के किनारे। अब मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा था? रावी, सिंधु, सतलज या घग्गर? राइट आंसर क्या रहेगा इसका? सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, हड़प्पा संस्कृति रावी नदी के किनारे है। राइट, याद रखना इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल धोलावीरा। अब धोलावीरा किस नदी के किनारे था? धोलावीरा, लूनी, रंगोई, घग्गर या भोगवा? तो राइट आंसर क्या रहेगा? लूनी। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल धोलावीरा किस नदी के किनारे था? लूनी नदी के किनारे था। किस नदी के किनारे? लूनी नदी के किनारे था। नेक्स्ट, सेम वही क्वेश्चन है, इसने पूछा कि जो कालीबंगन था वो किस नदी के किनारे था। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, सारे जो मैं आपको बता रहा हूँ ना इंपॉर्टेंट है, इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन उठ सकता है। वो आपके आपसे हड़प्पा के बारे में पूछ सकता है, आपसे वो मोहनजोदड़ो के बारे में, कालीबंगन के बारे में पूछ सकता है, और वो किस नदी के किनारे था। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट से और आ भी जाते हैं, तो इसको अच्छे से कवर करना आप। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख स्थल कालीबंगन जो है वो किस नदी के किनारे बसा था? लूनी, रंगोई, घग्गर या भोगवा? तो जो कालीबंगन है वो कहाँ बसा है? वो घग्गर नदी के किनारे बसा है। कहाँ बसा है? घग्गर नदी के किनारे बसा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन वही है। अभी लोथल के बारे में पूछा है कि लोथल किस नदी के किनारे बसा था। राइट, लोथल किस नदी के किनारे बसा था? भोगवा नदी के किनारे बसा था। यानी कि भोगवा, अब यहाँ से ये भी आप सोच सकते हैं कि जो लोथल कहाँ था? गुजरात में। तो भोगवा नदी कहाँ थी? गुजरात में थी। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनावली के बारे में पता पूछ रहा है, सेम क्वेश्चन वही है। अभी पूछा बनावली किस नदी के किनारे बसा था? तो बनावली किस नदी के किनारे बसा था? रंगोई नदी के किनारे बसा था। बनावली किस नदी के किनारे बसा था? रंगोई नदी के किनारे बसा था। मुझे जैसा लगता है कि अभी आपको एकदम ये समझ नहीं आया होगा, पीछे वाले भूल जाओगे आप। इस वीडियो को 2-3 बार देखना, इस क्वेश्चन को देखना, ये क्वेश्चन नदी वाले क्वेश्चन जरूर करना। यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। राइट, तभी मैंने 1 या 2 नहीं कराया, मैंने जितना भी मैं कवर कर सकता हूँ मैं सारे ही कवर कर रहा हूँ। राइट, तो मैं नहीं चाहता कि हम 5 में से 2 क्वेश्चन कवर करें और जो एग्जाम के टाइम में वो जो 3 क्वेश्चन रह गए थे उसमें से क्वेश्चन बन जाए। तो ऐसा नहीं करना। जहां से भी कवर कर, जितना भी है डेटा मैं पूरा कवर करने की कोशिश करूंगा। पढ़ना आपको पड़ेगा। राइट, तो जो बनावली था वो किस नदी के किनारे बसा था? वो रंगोई नदी के किनारे बसा था। नेक्स्ट, वैदिक सभ्यता में अपराधियों को पकड़ने का कार्य कौन करता था? मतलब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वैदिक सभ्यता के टाइम में जो बंदा अपराधियों को पकड़ा करता था उसको क्या कह के बुलाया करते थे? राइट, उग्र, राजपति, रत्नी या विष्टि? तो राइट आंसर क्या रहेगा? उग्र क्या करते थे। यानी कि वैदिक सभ्यता के समय जो अपराधियों को पकड़ने का जो कार्य था, जैसे मान लो पुलिस, जैसे आंकड़े पुलिस है। राइट, तो उस समय जो अपराधियों को पकड़ने का जो कार्य जो करता था वो कौन करता था? वो उग्र करता था। उस बंदे को उग्र कहा जाता था। नेक्स्ट, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है प्लीज आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ज़्यादा शेयर कीजिए। और देखिए मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ कि मैं कोशिश करूँगा पूरा पूरा जो इंडियन हिस्ट्री उसको ख़त्म करने का, मगर आपको क्या करना है, आपको वीडियो को स्टार्टिंग से देखना है। देखिए प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है, बीच में से मत देखिए, मज़ा नहीं आएगा। समझ तो आएगा मगर मज़ा नहीं आएगा। मज़ा तब आएगा जब स्टार्टिंग से करोगे आप, ताकि हम वन बाय सारी चीज़ें धीरे धीरे कवर करें। देखिए मैं नहीं चाहता कि कोई क्वेश्चन छूटे, मगर आपको अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है और आपको लगता है थोड़ा सा टफ हो रहा है या थोड़ा सा मिक्सअप हो गया है, तो वीडियो को कोई बात नहीं, वीडियो को 2 या 3 बार देखिए, आपको वो क्वेश्चन आराम से समझ आ जाएगा। क्योंकि मैंने हर एक वीडियो के अंदर हर एक क्वेश्चन को 2-3 बार रिपीट किया है बोल के, तो आप मेरे साथ-साथ बोलेंगे तो आपको वो क्वेश्चन माइंड में बैठ जाएगा। ओके? चलो अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।